गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं अरस्तु की। और सबसे पहले बात करेंगे अरस्तु की स्टेट थ्योरी की, राज्य सिद्धांत की। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रवृत्ति का ही परिणाम है। अरस्तु का मत है कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है। वह एक स्वाभाविक संस्था है, उसके उद्देश्य और कार्य नैतिक है, वह सब संस्थाओं से श्रेष्ठ और उच्च है। राज्य को अगर हम समझना चाहते हैं अरस्तु के अनुसार, तो राज्य की शुरुआत परिवार से होती है। परिवार व्यक्ति परिवार में जन्म लेता है, अपनी कुछ भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, लेकिन परिवार में व्यक्ति की हर आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए व्यक्ति कुछ परिवार मिलकर गांव का निर्माण करते हैं, समुदाय का निर्माण करते हैं, अपनी अलग अलग भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। फिर कई सारे गांव बनकर एक इकाई के रूप में राज्य का निर्माण करते हैं। तो राज्य का विकास हुआ है। राज्य का विकास हुआ है, एक प्राकृतिक संस्था है और इसका कार्य नैतिक है। ये बाकी की सब संस्थाओं से राज्य को श्रेष्ठ माना है अरस्तु ने। अरस्तु के राज्य सिद्धांत देखने से पहले प्लेटो और अरस्तु की समानता देखते हैं राज्य को लेकर। दोनों ने ही राज्य को नैतिक संस्था माना है, जैसे हर यूनानी विचारक मानता आया है। पहले मैंने ये चीज़ बताई थी। दोनों ने राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं किया। न तो अरस्तु राज्य और समाज को अलग अलग डिफाइन करना चाहता है, न ही प्लेटो ने किया है। दोनों के अनुसार मानवीय जीवन का मूल उद्देश्य सद्गुणी जीवन का विकास करना है। मानव जीवन का मूल उद्देश्य या राज्य का जो मेन मोटो है, वो एक श्रेष्ठ नागरिक या एक चरित्रवान या नागरिक या एक सद्गुणी नागरिक का निर्माण करना है या विकास करना है। दोनों में अंतर यह है कि प्लेटो ने परिवार और गांव को राज्य की एकता के विरोधी माना है, जबकि अरस्तु के चिंतन में परिवार और गांव से मिलकर बनने वाली संस्था ही राज्य है। प्लेटो ने परिवार और गांवों को और राज्य की एकता के लिए खतरा माना है, जबकि अरस्तु के अनुसार राज्य जो मानव जीवन है वो एक उद्देश्यात्मक है। उसका एक उद्देश्य है जो अरस्तु ने मैटर और फॉर्म के रूप में समझाने की कोशिश की है। और परिवार और गांवों से मिलकर ही राज्य नामक संस्था बनेगी। अपन ने जब प्लेटो देख रहे थे तो अपन ने देखा था कि परिवार विषयक साम्यवाद के अपन ने बात की थी। तो प्लेटो ने इसलिए परिवार विषयक साम्यवाद दिया था क्योंकि प्लेटो के अनुसार राज्य की एकता के लिए परिवार खतरा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि परिवार से मोह के चक्कर में व्यक्ति स्वार्थी बन सकता है, लालची बन सकता है। जबकि अरस्तु के विचार थोड़े इससे डिफरेंट है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार से होगी, उसके बाद में गांव और फिर राज्य के द्वारा उसकी नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। प्रकृति में प्रत्येक चीज़ का एक उद्देश्य है, इसलिए हमारे जीवन का भी उद्देश्य है और वो उद्देश्य है नैतिक बनना, और इस उद्देश्य की पूर्ति राज्य द्वारा की जाती है। मानव में संप्रेषण क्षमता होती है, पावर संप्रेषण क्षमता होती है, जिसके कारण वह पशु जगत से अलग होता है। पशुओं में भी जीवन है, वनस्पति का भी जीवन है, अपना भी जीवन है। अपन भी अपनी जिंदा रहने के लिए अपने शारीरिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण ही अपन जिंदा रह सकते हैं। ये स्थिति पशुओं की है, लेकिन पशुओं से अपन अलग इसलिए है क्योंकि अपन में संप्रेषण पावर है, और इस क्षमता के कारण ही अपन समाज का निर्माण करते हैं और फिर आगे राज्य का निर्माण करते हैं। पशुओं का भी समाज हो सकता है, लेकिन पशुओं का राज्य कभी नहीं हो सकता। अरस्तु के अनुसार राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक प्राणी समानार्थी है। मतलब अरस्तु के अनुसार जो सद्गुणी व्यक्ति होगा उसमें सामाजिक, आर्थिक, नैतिक सारे उसमें गुण होंगे। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में व्यक्ति के नैतिक जीवन के विकास पर बल दिया है। मास्टर विज्ञान इसलिए कहा है क्योंकि जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, वो भी एक साइंस है, लेकिन बायोलॉजी अपने शरीर की संरचना और ढांचे के बारे में
अपने शरीर की संरचना और ढांचे के बारे में हमें जानकारी देता है या कार्य प्रणाली बताता है। लेकिन अपना जीवन अच्छा कैसे हो सकता है, सद्गुणी कैसे हो सकता है, अपन नैतिक कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में बायोलॉजी कुछ नहीं बोलता है। इसके बारे में केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, जितने भी हम प्राकृतिक रूप से जिनको विज्ञान बोलते हैं, जिन डिसिप्लिन्स को, उनमें से कोई भी डिसिप्लिन्स हमें ये नहीं बताता कि आप नैतिक जीवन कैसे जी सकते हो, आप सद्गुणी कैसे हो सकते हो। इसलिए राजनीतिक साइंस पॉलिटिकल साइंस मास्टर साइंस है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस हमें ये बताता है कि राजनीति में व्यक्ति के नैतिक जीवन के विकास पर बल दिया, व्यक्ति को सद्गुणी बनाने पर बल दिया है। अरस्तु के अनुसार ईश्वर पूर्ण नैतिक संकल्पना है जिसकी कोई भौतिक आवश्यकता नहीं है, और पशु की आवश्यकता पूर्णतः भौतिक होती है, अतः वह समाज बनाता है पर राज्य नहीं। मानव की स्थिति इन दोनों के बीच में है, पशु और ईश्वर इन दोनों के बीच में है। मानव की स्थिति कैसे इन दोनों के बीच में है? क्योंकि मानव की मूलभूत आवश्यकता पशुओं के समान भौतिक ही होती है, पर मानव की मूल विशेषता क्या है? उसका नैतिक होना। अपन भौतिक आवश्यकताओं के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। भौतिक आवश्यकताओं के बिना अपन सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ उन भौतिक आवश्यकताओं तक ही सीमित नहीं होता, जबकि हमारे जीवन का उद्देश्य होता है नैतिक बनना। बिना खाना पीना, बिना खाने पीने के, बिना शारीरिक आवश्यकताओं के जिंदा हम भी नहीं रह सकते, जिंदा पशु भी नहीं रह सकते। लेकिन पशुओं में हम में फ़र्क क्या है? पशुओं का सारा जीवन बस उन्हीं भौतिक आवश्यकताओं तक ही सीमित रहता है, भौतिक रिक्वायरमेंट तक की ही पशुओं का जीवन सीमित रहता है। लेकिन भौतिक आवश्यकताएं तो अपने मिनिमम आवश्यकताएं हैं, वो कम से कम आवश्यकताएं जो हमें सर्वाइव करने के लिए चाहिए, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य वो नहीं है। जीवन का उद्देश्य नैतिक बनना है। जैसे ईश्वर में भौतिकता का पूर्ण भाव होता है और पशुओं में पूर्णतः भौतिकता होती है। इन दोनों के मध्य आता है मानव, जो भौतिक और नैतिक आवश्यकताएं दोनों की उसको ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम विकास के तरीके से देखें कि व्यक्ति का जन्म होता है परिवार में, और परिवार व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फिर व्यक्ति को जब सांस्कृतिक आवश्यकता है कि सांस्कृतिक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, तो उसे समुदाय बनाना होता है, और कई सारे परिवार और समुदाय मिलकर गांव का निर्माण कर लेते हैं, और फिर कई सारे गांव मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं, और राज्य व्यक्ति की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसीलिए अरस्तु ने कहा है कि जो राज्य में नहीं रहता वो या तो ईश्वर है और या फिर पशु है। ईश्वर इसलिए क्योंकि ईश्वर की कोई भौतिक आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसे राज्य की भी कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। और पशु इसलिए क्योंकि पशु की सिर्फ और सिर्फ भौतिक आवश्यकताएं हैं, उसे नैतिक बनने की ज़रूरत नहीं है, उसे सद्गुणी बनने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसे भी राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। पशु को राज्य की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि पूर्णतः भौतिक है, और ईश्वर को इसलिए नहीं क्योंकि पूर्णतः नैतिक है। राज्य वो संस्था है जो व्यक्ति को भौतिकता से उठाकर उसको सद्गुणी या नैतिकता तक उसको पहुंचाता है। जिस प्रकार शरीर से अलग अंगों की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार राज्य से अलग व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों में आंगिक संबंध है। यूनानी विचारक जैसे प्लेटो और अरस्तु दोनों ही सावयव सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, क्योंकि जैसे शरीर से अलग अंगों का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे मेरी आँख मेरे शरीर से अलग कर दे तो ये नहीं देख पाएगी, और इससे मेरे शरीर को भी हानि है, क्योंकि मेरा शरीर भी अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा जब उसे दिखाई नहीं देता, और शरीर से अलग होने के बाद में आँख का भी कोई महत्व नहीं है। तो इन दोनों का ही महत्व आपस में जुड़े रहने से है। इसी तरीके से अरस्तु भी बताना चाहता है कि शरीर से अलग जैसे अंगों की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह व्यक्ति की भी कल्पना राज्य से अलग नहीं की जा सकती, क्योंकि राज्य से अगर व्यक्ति को अलग कर दिया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। राज्य नैतिक है, प्राकृतिक है, स्वायत्त है, सर्वश्रेष्ठ है, आंगिक है, और राज्य समुदायों का समुदाय है, लेकिन इनसे
सर्वश्रेष्ठ है। राज्य समुदायों का समुदाय होते हुए भी सर्वश्रेष्ठ कैसे या सर्वोच्च समुदाय कैसे है? क्योंकि राज्य में जैसे अनेक प्रकार के सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक संस्थाएं पाई जाती है और इन सब का अस्तित्व राज्य के कारण है। राज्य से अलग इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये केवल राज्य के अंदर ही कार्य करती है। ये राज्य के अधीन होती है और राज्य का इन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। जितनी भी सामाजिक, धार्मिक जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब राज्य के नियंत्रण में है, राज्य के अधीन है। राज्य से अलग होकर उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। द्वितीय इसके लिए तर्क ये दिया जाता है कि जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक या जो भी ये संस्थाएं हैं वो सिर्फ एक पक्षीय है, वह मनुष्य के सिर्फ एक पक्ष से संबंधित है। जैसे कोई धार्मिक संस्था है तो वो मनुष्य के सिर्फ एक पक्ष यानी जो मनुष्य का धार्मिक पक्ष है, जो धार्मिक आवश्यकताएं हैं बस उन्हीं की पूर्ति करती है। जो आध्यात्मिक आवश्यकता है सिर्फ उन्हीं की पूर्ति करती है। इसी तरीके से कोई दूसरी संस्था है, कोई आर्थिक संस्था है, वो सिर्फ मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मनुष्य की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कोई एक संस्था नहीं कर सकती। इसलिए इनमें से कोई भी व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है। राज्य ही एकमात्र वो संस्था है जो व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो और राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसलिए राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है बाकी के समुदायों से। राज्य के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है जो धार्मिक शिक्षा भी प्रदान करता है तथा राज्य के कार्यों में सहभागिता के द्वारा व्यक्ति नैतिक बनता है, क्योंकि राज्य के कार्यों में भागीदारी करता सार्वजनिक रूप से कार्य करते हैं, अपने हितों के लिए नहीं, अतः व्यक्ति को नैतिक बनाती है। इस बात पे गौर करना। अरस्तु के अनुसार राजनीति व्यक्ति को नैतिक बनाती है। कैसे नैतिक बनाती है? क्योंकि राजनीति में व्यक्ति को सार्वजनिक आधार पर कार्य करना होता है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, सब लोगों के लिए कार्य करना पड़ता है। सामाजिक कार्य में उसकी भागीदारी होती है, समाज में उसकी सहभागिता होती है और उन सब कार्यों का उसके व्यक्तिगत जीवन से विशेष इंटरलिंक नहीं होता। इसलिए राजनीति व्यक्ति को नैतिक बनाती है। राज्य नैतिक आवश्यकताओं के साथ साथ भौतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है और मानव की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होता है, अतः वह आत्मनिर्भर है। बाकी की कोई भी संस्था आत्मनिर्भर नहीं है, सिर्फ राज्य आत्मनिर्भर है क्योंकि वो मनुष्य की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, भौतिक आवश्यकताओं की भी करेगा, सुरक्षा भी करेगा। इसलिए पूर्ण रूप से सेल्फ डिपेंडेंट है। नैतिकता का विकास अभ्यास व तर्क के द्वारा होता है और नैतिक जीवन का मतलब प्रसन्नता व नैतिक गुणों का विकास है। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। कालक्रम के हिसाब से अगर हम देखें तो व्यक्ति पहले आता है और राज्य बाद में आता है, क्योंकि व्यक्तियों ने मिलकर ही राज्य का निर्माण किया है। पहले व्यक्ति आया होगा, फिर व्यक्ति परिवार के रूप में रहने लगा होगा, फिर गाँव का विकास हुआ होगा, फिर राज्य आया है। तो कालक्रम के हिसाब से व्यक्ति पहले आया है। लेकिन अगर अरस्तु ने इसके लिए तर्क दिया है कि अंग से पहले शरीर है, अंग से पहले शरीर है, शरीर के बिना अंग का महत्व नहीं होगा, क्योंकि अरस्तु आंगिक राज्य की संकल्पना को मानते हुए कहते हैं कि अंग से पूर्ण पहले है और अंग व्यक्ति है और पूर्ण राज्य है। अवयव से पहले अवयवी होता है, अवयव से पहले अवयवी होता है अरस्तु की इस संकल्पना के अनुसार, क्योंकि अंग से पहले पूर्ण शरीर का महत्व ज़्यादा है। अंग का महत्व इसलिए है क्योंकि वो शरीर से जुड़ा हुआ है, ज़्यादा महत्व शरीर का है। शरीर से अलग होने के बाद में अंग का अपना कोई महत्व नहीं होगा। जैसे मेरे हाथ को काट के फेंक दिया जाए तो मेरा हाथ कोई कार्य नहीं करेगा। मेरा हाथ का महत्व कब तक है? जब तक वो मेरे शरीर से मिला हुआ है। राज्य सामुदायिक विकास की सर्वश्रेष्ठ
अवस्था है। अरस्तु दार्शनिक दृष्टि से मानता है कि किसी भी वस्तु का एक आरंभ है, एक अंत है, अर्थात विकास का सर्वोत्तम रूप आरंभ परिवार है और अंत राज्य है। अरस्तु विकासात्मक या सौदेशात्मक तरीके से राज्य को समझाने की कोशिश करता है कि हर एक वस्तु का एक आरंभ होता है, एक अंत होता है। उस आरंभ और अंत के मध्य उसका विकास चलता है। उसका जो उसका आरंभ है जिसको अरस्तु मैटर बोलता है, और जो उसकी पूर्ण अवस्था है उसको अरस्तु फॉर्म बोलता है। तो हर वस्तु, हर जीव मैटर से फॉर्म की तरफ विकास करती है। फॉर्म उसको मोटिवेट करता है विकास करने के लिए। उसी तरीके से जो परिवार है वो अरस्तु उसको आरंभ बोलता है और राज्य को अंत। अरस्तु के अनुसार प्रत्येक वस्तु में संभावना है, वास्तविक दोनों स्थिति पाई जाती है। जैसे बीज में संभावना है कि वो वृक्ष बनने की, और यह वृक्ष उसका वास्तविक रूप है। अरस्तु एग्जाम्पल देके समझाता है, जैसे हर वस्तु में अपने सर्वोत्तम रूप तक, अपने सर्वोत्तम स्थिति तक, लेवल तक जाने की संभावना होती है। जैसे कोई बीज है, बीज तो उसकी बीज में संभावना है कि वो अपने लास्ट लेवल तक या वास्तविक लेवल तक पहुंच सके, जिसको हम वृक्ष बोल सकते हैं। तो अरस्तु ने विकास सिद्धांत को दार्शनिक आधार पर व्यक्त करते हुए कहा है कि विकास मैटर और फॉर्म के रूप में होता है, और मैटर का पूर्णतः विकास ही फॉर्म है। प्लेटो ने विचारों की अलग दुनिया को स्वीकार किया, लेकिन अरस्तु विचार को भौतिक रूप में मानता है। अरस्तु के अनुसार मैटर से फॉर्म तक पहुंचने में वनस्पति आत्मा, पशु आत्मा और फिर मानव विकास तक पहुंचता है। अरस्तु विकास को मैटर और फॉर्म से समझाने की कोशिश करता है। जैसे मैटर विकास क्रम में सबसे निम्नतम अवस्था है और फॉर्म विकास क्रम में सबसे उच्चतम अवस्था है। हर वस्तु, हर जीव मैटर से फॉर्म की ओर विकास करती है, और उसका एक उद्देश्य होता है। मैटर का जब पूर्ण विकास हो जाता है तो वो फॉर्म के रूप में उसका अस्तित्व होता है। जैसे प्लेटो ने कहा था कि विचारों की एक अलग ही दुनिया है। जिसे हम अगर समझने की कोशिश करें तो प्लेटो ने जैसे स्वर्ग की सी बात की थी कि एक स्वर्ग है या विचारों की एक अलग दुनिया है। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वो वास्तविक दुनिया नहीं है, वो उस दुनिया की एक प्रतिछाया है। जो वास्तविक दुनिया है, जो विचारों की दुनिया है, वो सत्य है, अपरिवर्तनशील है। इस दुनिया में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि ये वास्तविक नहीं है। लेकिन लेकिन अरस्तु का मानना है कि अरस्तु विचार को भौतिक रूप में मानता है। अरस्तु के अनुसार मैटर से फॉर्म तक पहुंचने में पहले जो सबसे निचला लेवल है वो वनस्पति आत्मा का होगा, उससे ऊपर का लेवल पशु आत्मा का होगा, उससे ऊपर मानव का विकास होगा। अतः अरस्तु की पद्धति सउद्देश्यात्मक पद्धति है। अतः इस पद्धति में मैटर फॉर्म से आकर्षित होता है, अर्थात इस वस्तु अपने उद्देश्य से प्रभावित होती है। मैटर फॉर्म से आकर्षित होता है, मतलब जो निम्नतम अवस्था में जो स्थिति है वो अपने उच्चतम अवस्था की तरफ आकर्षित होती है, और वो अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना चाहती है। उसका उद्देश्य होता है अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना। मैटर का उद्देश्य होता है फॉर्म तक पहुंचना। तो एक उद्देश्य के लिए विकास किया जाता है। अब हम देखते हैं अरस्तु के राज्य की विशेषताएं। पहली है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। मैंने ये बताया था कि राज्य परिवार का एक वृत्त रूप है, और ये स्वाभाविक संस्था, इसका विकास हुआ है, ये प्राकृतिक है, इसको किसी ने, मानव ने निर्मित नहीं किया है। दूसरा है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। कालक्रम के हिसाब से व्यक्ति पहले आया होगा, लेकिन अगर समझे सावयव सिद्धांत को, जैसे अरस्तु ने स्वीकार किया, तो सावयव सिद्धांत के हिसाब से समझे तो राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन होगा, क्योंकि व्यक्ति का अस्तित्व राज्य से है। संपूर्ण पहले होता है, अंग बाद में होता है।
राज्य सर्वोच्च समुदाय है। सर्वोच्च इसलिए है क्योंकि राज्य व्यक्ति की धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जो सभी पक्ष है उनका विकास करता है। जो बाकी की संस्थाएं, समुदाय हैं, वो व्यक्ति के पर्टिकुलर किसी एक पक्ष का विकास करेगी, लेकिन राज्य में व्यक्ति को सद्गुणी बनाने के लिए उसके संपूर्ण जीवन का विकास किया जाता है। राज्य अपने नागरिकों को अपने जीवन को सुख व सुखी बनाने का अवसर प्रदान करता है। वे इस प्रकार के जीवन की प्राप्ति के उद्देश्य के रूप में ही कर सकते हैं, समुदाय व संस्थाओं के सदस्य के रूप में नहीं। राज्य का स्वरूप जैविक है। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है, मैंने पहले बता दिया था। राज्य विविधता में एकता है। विविधता में एकता कैसे है कि जिस प्रकार अपन बात करें, जिस प्रकार की सुंदर चित्र विभिन्न रंगों के अनुपम मिश्रण से बनता है, उसी प्रकार अरस्तु मानता था कि राज्य में पूर्ण रूप से एकता नहीं रखनी चाहिए। जैसे प्लेटो का मानना था कि राज्य को एक इकाई के रूप में माना था, पूर्ण एकता की बात की थी, लेकिन अरस्तु मानता है कि राज्य की सुंदरता इसीलिए है क्योंकि इसमें विविधता में एकता है। पूर्ण एकता अगर राज्य को पूर्ण एकता में संगठित कर दिया जाए तो राज्य की सुंदरता खत्म हो जाएगी। राज्य तो स्वभाव से ही बहुआयामी होता है। एकता की ओर अधिकाधिक बढ़ना तो राज्य का विनाश करेगा। राज्य का कर्मिक विकास होता है, जैसे पहले परिवार के रूप में, फिर परिवारों से मिलकर समुदाय या गांव के रूप में, फिर समुदायों से मिलकर राज्य अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। संविधान ही राज्य की पहचान है। अरस्तु की धारणा है कि संविधान राज्य की पहचान है और संविधान में परिवर्तन राज्य में परिवर्तन करने के समान है। ये अपन आगे जो संविधानों के बारे में अरस्तु का जो सिद्धांत है वो पढ़ेंगे तो ये बात समझ में आएगी।